तो चलिए, हड्डियों की सेहत के बारे में जो हमारी सोच है उसे थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं। आज हम सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन सारी चीजों को समझेंगे जो हमारी हड्डियों को असल में मजबूत बनाती हैं। तो हम इन 6 जरूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये एक तरह से हमारा रोडमैप होगा, जिससे हम बोन हेल्थ की पूरी कहानी को समझ पाएंगे। तो चलिए थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हड्डियों की सेहत के बारे में जो पुरानी बातें हैं उनके आगे क्या है, और ये भी देखेंगे कि जो चीजें हमारी हड्डियों के लिए अच्छी हैं वो असल में हमारे पूरे शरीर के लिए कैसे फायदेमंद हैं। ये लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। इसे याद रखिएगा, मजबूत हड्डियां एक सेहतमंद शरीर का ही आईना होती हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अब बात करते हैं खाने की। हमारी प्लेट में जो खाना है वो कैसे हमारी हड्डियों की मजबूती या कमजोरी की वजह बनता है। आइए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। देखिए, होता क्या है कि हमारी बॉडी का ना एक नेचुरल पीएच बैलेंस सिस्टम है। अब जब हम बहुत ज़्यादा एसिड बनाने वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट्स या बहुत ज़्यादा नमक, तो बॉडी को उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। और वो ये कैसे करती है? वो हमारी हड्डियों से एल्कलाइन कैल्शियम उधार ले लेती है। अब सोचिए, अगर ये रोज-रोज होता रहे तो धीरे धीरे हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। दूध और डेयरी को लेके ना काफ़ी बहस होती है। हाँ, ये सच है कि फर्मेंटेड डेयरी यानी दही वगैरह फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन दूध में मौजूद गैलेक्टोज नाम की शुगर शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन पैदा करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिसर्च में जानवरों को जल्दी बूढ़ा करने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है, और सिर्फ 2 ग्लास दूध में उतनी ही मात्रा होती है। अब उन छिपे हुए दुश्मनों की बात करते हैं जो हमारे आसपास के माहौल में हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो कैसे हमारे स्केलेटल सिस्टम पर हमला कर रहे हैं। कैडमियम ये ऑस्टियोपोरोसिस की एक बहुत बड़ी वजह है, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि सियाटल की महिलाओं में 20% मामलों की वजह यही भारी धातु थी। और ये आता कहाँ से है? ये उन फर्टिलाइजर से आता है जो पारंपरिक खेती, खासकर सोया उगाने में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैडमियम असल में करता क्या है। ये हमारी हड्डियों पर 2 तरफ से हमला करता है। पहला, ये हमारी किडनी में जमा होकर उन्हें जहरीला बना देता है, जिससे वो विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं कर पाती। और दूसरा, ये सीधे सीधे हमारी हड्डी बनाने वाली सेल्स, जिन्हें ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, उन्हें ही खत्म कर देता है। तो मतलब बात यह है कि शरीर के अंदर ना मिनरल्स के बीच एक तरह की रेस चलती है। अगर बॉडी में कैल्शियम जैसे अच्छे मिनरल्स भरपूर हैं तो वो लेड और कैडमियम जैसी जहरीली धातुओं को जगह ही नहीं देंगे, वो उन्हें एब्जॉर्ब होने से रोक देते हैं। अब साइंस को एक पर्सनल कहानी से जोड़कर देखते हैं। इससे ये समझना आसान हो जाएगा कि क्यों हर किसी के लिए एक ही जैसा न्यूट्रिशन प्लान काम नहीं करता और एक बैलेंस्ड अप्रोच कितना जरूरी है। ये कहानी है लारा पिज़ोर्नो की। जब उन्हें सिर्फ 45 साल की उम्र में पता चला कि उन्हें गंभीर ऑस्टियोपीनिया है, तो ये उनके लिए एक शॉक था। और बस यहीं से उन्होंने अपनी हड्डियों की कमजोरी के पीछे की जेनेटिक वजहों को खोजना शुरू किया। उस जमाने में विटामिन डी के लिए जो स्टैंडर्ड डोज बताई जाती थी वो थी सिर्फ 400 IU रोजाना, जो साफ तौर पर कुछ लोगों के लिए काफी नहीं थी। और यहीं पे असली कहानी सामने आती है। लारा को अपने जेनेटिक कारणों की वजह से विटामिन डी का लेवल नॉर्मल करने के लिए 10,000 IU से भी ज्यादा की जरूरत पड़ी। इससे ये साफ हो जाता है कि जब न्यूट्रिएंट्स की बात आती है तो वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। अच्छा, तो कहानी में एक और हीरो की एंट्री होती है, विटामिन K2। ये वो जरूरी न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। इसका काम पता है क्या है? ये एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है। जब कैल्शियम शरीर में आता है तो K2 उसे बताता है कि चलो हड्डियों की तरफ जाओ, और उसे धमनियों या सॉफ्ट टिश्यूज में जमा होने से रोकता है। विटामिन K2 के सप्लीमेंट्स में 2 मेन टाइप होते हैं, MK7 और MK4। फर्क ये है कि MK7 शरीर में 3 से 4 दिन तक रहता है और इसकी कम डोज भी असरदार होती है। वहीं MK4 सिर्फ 6 से 8 घंटे तक ही टिकता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ज़्यादातर लोगों के लिए MK7 एक बेहतर ऑप्शन है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक टीम की तरह काम करते हैं। सिर्फ 1 या 2 को अलग से लेने से बात नहीं बनेगी। विटामिन डी, K2, विटामिन A और मैग्नीशियम, इन सब को एक दूसरे के साथ बैलेंस में होना चाहिए। चलिए अब लाइफस्टाइल से जुड़े 2 जरूरी पहलुओं पर आते हैं। पहला, कुछ आम दवाएं जो हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और दूसरा, वो खास एक्सरसाइज
जो हड्डियां बनाने में मदद करती हैं। कई ऐसी दवाएं हैं जो हम रोजमर्रा में लेते हैं, जैसे कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, हाई डोज स्टैटिन्स या ब्लड प्रेशर की दवाएं, और ये चुपचाप हमारी हड्डियों को कमजोर कर सकती हैं। इन सब का काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन नतीजा एक ही होता है, कमजोर हड्डियां। तो सवाल ये उठता है कि कौन सी एक्सरसाइज सच में काम करती है, सिर्फ जनरल सलाह नहीं। चलिए कुछ स्पेसिफिक और साइंस पर आधारित सुझावों को देखते हैं। रिसर्च बताती है कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए योग, पिलाटेस या बार 3 जैसी एक्सरसाइज बहुत सेफ और असरदार हैं। इसके पीछे का साइंस भी बड़ा सिंपल है। जब हम कोई वेट बेयरिंग यानी वजन उठाने वाली मूवमेंट करते हैं तो हमारी हड्डियों पर एक तरह का पॉजिटिव स्ट्रेस पड़ता है। इससे हड्डियों के अंदर छोटे छोटे सेंसर, जिन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और बस यही सिग्नल हड्डियों को फिर से नया और मजबूत बनने के लिए कहता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और अपनी हड्डियों को जिंदगी भर सेहतमंद रखने के लिए एक पूरा प्लान तैयार करते हैं। तो सार यह है कि हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए कोई एक जादुई गोली नहीं है। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है जिसमें सही खाना, जहरीली चीजों से बचना, न्यूट्रिएंट्स का सही बैलेंस, दवाओं पर ध्यान देना और सही एक्सरसाइज, ये सब कुछ शामिल हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिसे हमें खुद से पूछना चाहिए। स्वस्थ हड्डियां एक स्वस्थ शरीर की निशानी है। हमारा शरीर हमें क्या संकेत दे रहा है? अगर हम इस पर ध्यान दें तो शायद हम अपनी पूरी सेहत को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।